हाँ जी, हम जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास की, उसमें हम थ्योरी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ तक पढ़ चुके थे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब उसके हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब उसके आगे जो अगला टॉपिक है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ना टाइप वगैरह ये सब कुछ भी है, तो इतना नहीं आता है। बस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप समझ लो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है। आप ये समझो कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें अकाउंटिंग करने में काम आए ना, जैसे वाउचर है, जैसे आप मूवी देखने गए, आपको टिकट मिली, वो एक तरीके से क्या है, आपका एक प्रूफ है, वो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। क्यों? उससे आप आगे अकाउंटिंग कर पाओगे ना। मान के चलो आप का बिजनेस है और आप मतलब मूवी नहीं या कोई और ऐसा खर्चा करते हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसका आपको एक प्रूफ मिलता है ना। प्रूफ कुछ है, बिल हो चाहे कोई टिकट हो, कुछ भी हो, तो वो एक क्या है, वो एक तरीके की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि वो हमें आगे अकाउंटिंग करने में काम आएगी। आगे अकाउंटिंग करने में मतलब हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे ना, उसको देख के, वाउचर को देख के तो जर्नल एंट्री करेंगे, और फिर जर्नल एंट्री से आगे आगे आपकी अकाउंटिंग बनेगी। तो बस वही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होती है कि आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके अकाउंटिंग में आगे काम आएगी। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। ये तो चलो अब आगे की बात पढ़ते हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो आ गया ना कि क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव मतलब जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है वो, और प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल तो होनी चाहिए, अकाउंटिंग तो उसी पे बेस्ड है, फाइनेंशियल इन नेचर पे। फाइनेंशियल ही नहीं होगी तो फिर उसका फिर फायदा क्या अकाउंट्स में। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। देखो वही बात आ गई कि भाई जो इकोनॉमिक एंटिटीज मतलब जो हमारे बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, तो वहां पे जो यूजफुल होएगी, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, इसने बड़ी मुश्किल लैंग्वेज में लिखा, मैंने आपको एक लाइन में क्लियर कर दिया। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके अकाउंटिंग में आगे काम आनी है वो, और जो फाइनेंशियल इन नेचर होनी चाहिए, वो तो मतलब बड़ी बेसिक सी बात है, अकाउंटिंग का मतलब ही वही है। तो वो आपकी एक तरीके की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, जो आपके नीचे लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में काम आए, तो यही तो मैंने भी कहा था। तो उस तरीके से ये कह रहा है। अब देखो आपको आगे टाइप बता रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है कि वो प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जिससे हमें प्रॉफिट होना है। ठीक है। दूसरी हो सकती है कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताया। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मैंने क्या बताया था आपको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आती है फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे भाई एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। जैसे आज आज मैं टीना या हर्ष से पूछता हूँ, भाई आप मुझे अपना बताओ, बिजनेस छोड़ो, आप मुझे बताओ आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो आपके सबसे पहले माइंड में आएगा हर्ष और टीना कि सर मेरे पास मेरा मोबाइल है, मेरा पर्सनल मोबाइल है, तो ये मेरी एसेट है। या मेरे पास जो है बैग है, या कुछ और भी ऐसी चीज आप जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये मेरी एसेट है। और लायबिलिटी हो सकती है कि सर मैंने अपने दोस्त के 200 रुपए देने हैं, तो ये मेरी लायबिलिटी। एक पर्टिकुलर डेट पे मैं किसी से पूछ सकता हूँ ना भाई आपकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। तो कह रहा है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको कहेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। और लास्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है कि हमारा कितना कैश हमारे हाथ से आया, कितना कैश गया। हम तो चलो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, या भी आप स्टूडेंट हो या मैं भी बस जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके डेली का पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, होता है ना। तो कह रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई हो कि कैश इतना आया इतना गया, तो वो कौन सी में हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है, एक प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, एक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, और एक आपकी इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो की हो गई। कैश फ्लो मतलब कैश कितना आया, कैश कितना गया, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगला जो एक और टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आता कि भाई आपको 8 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, पर 2-3 नंबर की थ्योरी में या 1-2 नंबर की थ्योरी में ये आ सकता है, जो मैं अब आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। अब अगला टॉपिक आप ध्यान से देखो, लिखा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि याद है हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर, ठीक है, ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, ऐसे पढ़ा था। तो मैंने आपको जब आपका एग्जांपल दिया था मैंने कहा था आपके केस में यूजर कौन है, आपके पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने कहा है अकाउंटिंग करके हमें बताओ, टीना या हर्ष की जो है अकाउंटिंग करके हमें बताओ भाई ये पैसा कहाँ खर्च करते हैं क्या है। अब जो बिजनेस है, अब मान के चलो कोई बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, उसके यूजर कौन कौन हो सकते हैं, कौन है
जो रिलायंस के प्रॉफिट या लॉस या रिलायंस के बिजनेस में इंटरेस्टेड है। देखो कौन कौन हो सकता है, दो तरीके के हो सकते हैं कैटेगरी, इंटरनल यूजर और एक दूसरा हो गया आउटर वाले। एक हो गया इंटरनल यूजर और एक हो गया आउटसाइडर, ठीक है। तो इंटरनल में कौन होगा और एक्सटर्नल में कौन होगा जरा समझते हैं। इंटरनल में देखो कौन होगा, ओनर, रिलायंस का जो मालिक है मुकेश अंबानी, क्या वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो उसमें इंटरेस्टेड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब इसके आगे का मैं पढ़ के नहीं बता रहा, सीधी सी मतलब आपको बड़ी बेसिक सी बात पता है कि कौन इंटरेस्टेड होगा? ऑब्वियसली ओनर। आपका अपना बिजनेस है तो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो पहला इंटरनल यूजर में कौन आ गया? ओनर आ गया। अब अगला देखते हैं और कौन है। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन हो गई? जो संभाल रही है, जो आपकी कंपनी संभाल रही है, मान के लीजिए जो मैनेजर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, भी हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं उसमें क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो जो मैनेजमेंट है वो भी एक इंटरनल यूजर में आ गई, क्योंकि वो जुड़ी हुई है किससे? बिजनेस से। अगला आ गया एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। अब जो एम्प्लॉयज है हमारी कंपनी में, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी तो इंटरेस्टेड होंगे ना हमारे बिजनेस में, कि भाई एक बिजनेस बंद तो नहीं होने वाला, पता चले हमें 2 महीने बाद नौकरी से निकाल दें। अच्छा इस बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो चलो हम उम्मीद कर सकते हैं आगे चल के हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो इस तरीके से देखो जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो भी इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस में। जो आपके एम्प्लॉयज है कि हाँ भाई हमारे सर का काम या मैडम का काम सही चल रहा है, चलो ठीक है हम इस नौकरी में बने रहेंगे। तो ये हो गए इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर समझ आ गए ना आपको, जो हमारे बिजनेस से अंदरूनी तौर पे जुड़े हुए हैं। अब आ गए एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? जो हमारी कंपनी से या हमारे बिजनेस से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए लेकिन वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो वो कौन कौन हो सकते हैं? जो पहला नाम आ रहा है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बैंक्स हो गए या ये जो मुथूट फाइनेंस है ना, ये हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं इसको, और बैंक हो गए एचडीएफसी एसबीआई, ये बैंक हो गए। तो ये क्यों इंटरेस्टेड है? ये इसलिए इंटरेस्टेड है, मैंने आपको शायद कल मतलब जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी थ्योरी की उसमें मैंने बताया था कि हम बैंक वगैरह से लोन लेने जाएंगे तो वो ऐसे ही दे देंगे, मतलब कोई भी चला जाए जाके कहेंगे ये लो लोन ले लो, या बैंक जो है आपकी हिस्ट्री देखेगा, आपका बिजनेस किस चीज का है वो देखेगा। तो बैंक भी इंटरेस्टेड होंगे आपके जो है अकाउंट मतलब आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन या जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको जानने के लिए। उसी हिसाब से तो वो लोन देंगे आपको। पता चले आपको पिछले 5 साल से लोन हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, और आप बैंक से 1 करोड़ का लोन लेने चले गए, तो बैंक कहेगा भैया जाओ हम आपको लोन नहीं दे रहे, आपकी कंपनी तो वैसे ही डूबी हुई है, आपकी कंपनी को तो वैसे ही लॉस हो रहा है। तो इसलिए जो है बैंक भी जो है कभी कभी जो है इंटरेस्टेड होता है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में, आपके बिजनेस की। अगला आ गया इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होता है इन्वेस्टर्स? आपके बिजनेस में पता है आपको बाहर वाले लोग भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है उसमें बाहर के लोग भी शेयर होल्डर्स, आपने नाम सुना होगा ना शेयर होल्डर्स। जैसे मैंने सच में मैं मतलब रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं, मतलब कि मैं, मुझे आप इसमें कैटेगरी में गिन सकते हो इन्वेस्टर में। तो मैंने रिलायंस के सच में शेयर खरीदे हुए, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के। तो मैं भी इंटरेस्टेड होऊंगा या नहीं होगा आप मुझे बताओ। मैंने उसके शेयर खरीदे हुए हैं एज एन इन्वेस्टर, तो मैं भी क्या रिलायंस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या रिलायंस के जो बिजनेस है उसको जानने में इंटरेस्टेड होऊंगा या नहीं? बिल्कुल होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर रिलायंस कंपनी अच्छा करेगी तो मेरे जो शेयर खरीदे हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और रिलायंस अगर डूब जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके लॉसेज आएंगे, तो मैंने जो शेयर खरीदा हुआ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो मुझे भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी एक तरीके से क्या हूँ, एक्सटर्नल बंदा हो गया, कंपनी से वैसे नहीं जुड़ा हुआ इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नल यूजर होने के बावजूद भी मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि रिलायंस कंपनी कैसा कर रही है, क्योंकि मैंने उसके शेयर खरीदे हुए हैं। तो अगर वो कंपनी अच्छा करेगी तो मेरे को मेरी वैल्यू बढ़ेगी शेयर की, और कंपनी खराब करेगी तो मेरी वैल्यू घटेगी शेयर की। तो इसलिए एज एन इन्वेस्टर भी बंदा जो है वो इंटरेस्टेड होता है। अब अगला आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्यों? क्रेडिटर कौन होते हैं? हमने जिनके पैसे देने हैं, मतलब जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने सामान खरीदा किसी से और उसको पैसे देने हैं, तो वो लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे रिलायंस में? कि वो भी यही देखने के लिए होंगे कि भाई हमने इनको सामान उधार में बेच दिया, ये हमें पैसे देने लायक है भी या नहीं है। हमने इनको सामान तो बेच दिया, पता चले इनको लॉस ही हो रहे हैं, ये भी आगे सामान बेचते हैं, इनको पैसे तो मिलते नहीं है, तो ये हमारे कहाँ से पैसे देंगे? तो वो भी आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, वो भी इंटरेस्टेड होंगे क्रेडिटर्स भी जानने में कि हम भाई आगे इनको उधार पे माल बेचें या ना बेचें। अगर ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, चलो भाई आगे बेच दो उधार पे, लेकिन ये कंपनी ऐसी है पैसे लेके भाग जाती है कुछ है, तो हम क्यों देंगे? तो क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं इसी बहाने। अब अगला आ गया गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट क्यों होती है इंटरेस्टेड? क्यों? गवर्नमेंट को क्या मिलना है? टैक्स।
अब जो कंपनी जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, जो बिजनेस जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, सरकार के पास उतना ज्यादा टैक्स आएगा। जो कंपनी थोड़ा सा कम अच्छा करेगी, कम प्रॉफिट कमाएगी, वो कम टैक्स देगी। तो गवर्नमेंट भी देखती है कि भाई कौन सी कंपनी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, हमें टैक्स ज्यादा आना है या कम आना है, तो वो भी इंटरेस्टेड होती है आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अगला आ गया रिसर्चर्स। अब क्या होता है, कई कई कंपनी क्या है ना, रिसर्च वाले काम करती हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल ये रोबोटिक्स और इन सब पे बड़ा काम चल रहा है, आपने देखा होगा। तो जो रिसर्च, जो कंपनियां होती हैं ऐसे रिसर्च कर रही थी, या चलो आज आज की डेट में आपको इतना अच्छा एग्जांपल मिलेगा, जरा सुनो। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए आपने देखा होगा हर कंपनी जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, फार्मा कंपनी दवाइयों की, कोरोना की दवाई बनाने के लिए लगी हुई है। तो रिसर्चर भी जो है वो भी देखते हैं। तो रिसर्चर समझ गए ना, जो वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च करते हैं, या चाहे फाइनेंशियल टर्म में चाहे इस टर्म में, तो वो भी आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ भाई ये कोरोना की दवाई बना रहे हैं, तो क्या ये बना पाएंगे या कुछ है। तो वो भी आपके जो है बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी कैसा कर रही है, या फाइनेंशियली हर तरीके से ठीक कर रही है। तो उस तरीके से रिसर्चर भी जो है, रिसर्चर हर टाइप में हो सकते हैं, वैज्ञानिक के तौर पे भी हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल उसके भी हो सकते हैं, फील्ड के, कुछ भी फील्ड के हो सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है सारे रिसर्चर आप हर कंपनी में इंटरेस्टेड हो, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की या बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगला आ गया कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होगा, मतलब कस्टमर। जैसे हम है, हम टाटा का नमक खरीदते हैं, है ना। तो हम भी जो है टाटा, जब दुकान पे जाएंगे कहेंगे टाटा का नमक दे दो, यूं ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी जो है उसके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो हमको उस कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता है, हमको उस पर क्या कहें, भरोसा है, हमको उस पर रिलायबिलिटी, हाँ भाई ये है। तो हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमने उस कंपनी के बारे में जाना होगा ना, धीरे धीरे करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई टाटा, रतन टाटा की कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये है वो है। तो हमें एक तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ना, इस वजह से तो आप खरीदते हो। और क्यों नहीं, और क्यों नहीं खरीदते आप? ज्यादातर लोग टाटा नमक क्यों खरीदते हैं, या और भी कोई किसी पर्टिकुलर चीज की वही ब्रांड का खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास उस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, चाहे थोड़े लेवल पे हो, किसी को ज्यादा हो सकती है। अब मुझे शायद आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो टाटा के बारे में, आपको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है ना। एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है ना। फिर अगला आ गया पब्लिक। पब्लिक भी कभी कभी किसी कंपनी में इंटरेस्टेड होती है कि हाँ भाई ये कंपनी कैसा काम कर रही है, या ये कंपनी का बिजनेस कैसे है। जैसे कोई भी आप ले लो, कोई भी ऐसे मैं कहूँ, आप चाहे उस कंपनी के प्रोडक्ट भी ना खरीदते हो, लेकिन आपको फिर भी उस कंपनी के बारे में पता होगा एज अ पब्लिक। जैसे मैं रिलायंस का ही नाम ले रहा हूँ, आपको नहीं पता मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस क्या काम करती है, बताओ जरा, आप लोगों को पता है तो बताओ। लेकिन फिर भी आप जानते हो एज अ पब्लिक। बताओ, अच्छा बता सकते हो आप लोग मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी जो है वो क्या काम करती है? टीना या हर्ष बता सकते हैं अगर नॉलेज हो तो। अच्छा चलो, देखो मेरे को जवाब नहीं मिला, इट मीन्स कि थोड़ा सा आपको नहीं पता, लेकिन रिलायंस नाम आपको पता है, ठीक है ना। तो रिलायंस की जो ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है। इसका जो मेन बिजनेस है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन का है, जो समुद्र से ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, फिर उससे, हाँ है ना ये सब, हाँ ये है। और अब तो खैर एक नाम आप और ले सकते हैं, आप लोगों ने पता नहीं नाम लिया क्यों नहीं, कि रिलायंस जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जियो भी तो उसी का है, तो अब तो वो जियो इसमें भी उतर गया है। चलो कोई बात नहीं, मतलब उसके बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन जो मेन बिजनेस है उससे जो उसको 70-80% जो प्रॉफिट आता है वो उसी से आता है, जो आपका जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन का बताया ना मैंने, जो क्रूड ऑयल वगैरह का काम है। चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए एज अ पब्लिक भी लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल आप लोगों को ये यूजर्स पता चल गए होंगे। 3 इंटरनल यूजर है, और आपको जो है 7 एक्सटर्नल यूजर की लिस्ट दी हुई है आपकी बुक में। और मेरे ख्याल मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कौन किस वजह से उससे कंपनी से जुड़ा होता है, बिजनेस से जुड़ा होता है। अब अगला जो है ना, एक दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसकी कोई इतनी खास, ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक लिखा है रिलायबिलिटी। हाँ भाई, आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप रिलायबल हो सकते हो, उस पर जो है विश्वास कर सकते हो। दूसरा है रेलिवेंस, मतलब रेलिवेंट है, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रेलिवेंस है उसकी, मतलब एक उसका मुख्य भूमिका है, मतलब उसकी इस तरीके से समझ लो। फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप उस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छे से, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के। फिर है कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कंपेरेबिलिटी मतलब अगर आपने अकाउंटिंग बनाई है, आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हो।
जैसे आज की डेट में रिलायंस जियो पे काम कर रहा है और भारती एयरटेल का एयरटेल का है, तो अगर दोनों ने अपनी अकाउंटिंग करी हुई है तो आप कर सकते हो कि रिलायंस का जो जियो है उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है एक साल में, उसके कितने कस्टमर्स हैं, और जो एयरटेल है उसके कितने कस्टमर्स हैं, उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप आपस में कंपेयर कर सकते हो अगर आप दोनों कंपनी ने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि अकाउंटिंग करी हुई है। तो ये कंपेरेटिबिलिटी का भी हमें एक सुविधा मिल जाती है जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग करते हो। तो उसके बाद एक इसमें लास्ट टॉपिक बचता है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट टॉपिक ही है ये, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आप मुझे इसमें पहले मैं बता देता हूँ, दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, सिस्टम होते हैं। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं ये बुक, ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं? हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री। आपकी बुक का नाम ही यही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम का आप मतलब समझो कि डबल एंट्री मतलब हो गया डेबिट और क्रेडिट। यही बताया था मैंने आप लोगों को जब पहली क्लास में बोला था, मैं कहा ये डबल एंट्री का सबसे बड़ा बड़ा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो डबल एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम हो गया कि आप जो अकाउंटिंग है वो लॉजिकली कर रहे हो। जो आप आज तक मुझसे पिछले 2 3 4 महीने से पढ़ रहे हो, आप मुझे बताओ क्या हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है लॉजिक के साथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? कि भाई ये चीज डेबिट हुई है तो ये क्रेडिट ही होगी, ये क्रेडिट हुई है तो ये डेबिट ही होगी और इक्वल अमाउंट से होगी। फिर जर्नल से डेबिट वाला लेजर डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे। फिर कैश बुक बनाएंगे तो कैश और बैंक का कॉलम बनाएंगे तो कैश, मतलब आपने बड़ा लॉजिकली साइंस, जैसे हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन साइंस, तो इज अ साइंस, हमने उसको साइंस की तरह भी लॉजिक की तरह लेकर पढ़े हैं हम। तो डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है। डबल एंट्री में आपको जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो कि नहीं करते? आपने जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि जो है अकाउंट को छोटे पीरियड्स में उसको चेंज कर दो, या प्रॉफिट आपको लग रहा है होगा तो उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन लॉस होगा तो उसको रिकॉर्ड कर लो, ये सब पढ़ा है ना आपने? एक सेकेंड, हमने जो डबल एंट्री में पढ़ा है अभी तक आप लोगों को पता चल गया है कि हमने जो है बिल्कुल लॉजिकली फॉलो करते हैं हर चीज को। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है ना, तो उसमें वो यही करती हैं, टैली पे या आजकल सब टैली पे ही होता है। तो वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्री, वाउचर मिलता है जर्नल एंट्री करते हैं, फिर आगे आगे बड़ा लॉजिकल चलते हैं। पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि क्या जो छोटा कोई बिजनेस कर रहा है, मैं छोटा, चलो ज्यादा छोटे पे आता हूँ, मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, गोलगप्पे वाला ले लो। क्या आपको लगता है उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा होगा? क्या वो खुद करता होगा वहां पे कंप्यूटर बैठ के कि जर्नल एंट्री करता होगा आपके हिसाब से कि आज जो है मेरी इतने की सेल हुई, इतने की परचेज हुई? आपको लगता है कि वो जर्नल एंट्री करता होगा, परचेज अकाउंट डेबिट या कुछ करता होगा, या उसने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा होगा? तो वो क्या डबल एंट्री फॉलो करता होगा? नहीं। वो कौन सा फॉलो करता है सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कौन फॉलो करते हैं? जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अकाउंटेंट को रख सकते हैं और उससे जो है एंट्री करा रहे हैं। देखो खुद तो नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस करेगा या जर्नल एंट्री करेगा या वो अकाउंटिंग करेगा? तो ऑब्वियसली कोई बंदा हायर करते हैं, कोई अकाउंटेंट या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको मतलब अकाउंटिंग का काम आता हो। तो आपको लगता है कि कोई छोटा बिजनेसमैन है या जो कोई दुकान खोल के बैठा है तो वो क्या नाम है डबल एंट्री फॉलो करता होगा? नहीं। अब आप समझ गए हो कि डबल, मेरी बात समझो, मतलब डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में ये फर्क है कि कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है या कोई छोटी शास्त्री नगर में भी आधे लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। और जो क्या नाम है जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो हायर कर सकते हैं अकाउंटेंट को, या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें डबल एंट्री को फॉलो करना जरूरी है, तो वो लोग डबल एंट्री को फॉलो कर रहे हैं। डबल एंट्री में मैंने आपको क्या बेनिफिट बताया था पहले दिन, कि आपको एग्जैक्ट एक एक रुपए का प्रॉफिट पता चलता है, क्योंकि आप बिल्कुल लॉजिकली चल रहे हो। डबल एंट्री में क्या है, कोई गलती तो हो नहीं सकती, आप लॉजिकली चल रहे हो, कोई गलती भी होगी वो भी पकड़ में आ जाएगी डबल एंट्री में, तो क्योंकि डेबिट गलत करा होगा, क्रेडिट से करा होगा तो भी पता चल जाएगा, या कोई और, मतलब उसमें आपको, मेरे को लगता है आप लोगों को पता है कि उसमें गड़बड़ होने के चांस ना के बराबर है डबल एंट्री में, क्योंकि वो बड़ा लॉजिकल चलती है। तो इसलिए जो है ना डबल एंट्री में तो आपको एक एक, कहते हैं ना, एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि हाँ भाई मेरा यहाँ पैसा गया, इतना हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए इतने पैसे का प्रॉफिट हुआ डबल एंट्री में, क्योंकि वो लॉजिकली चलता है। सिंगल एंट्री में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री में क्या कर रहा है, अच्छा एक वो गोलगप्पे वाला वो क्या कर रहा है, उसने कॉपी रजिस्टर ले रखा होगा, उसमें लिखता होगा कि आज मेरा इतने रुपए का सामान आया, इतने रुपए खर्च हुए,
आज मैंने इतने का बेचा, इतना मेरा बच गया सामान, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, कल मैंने इसको पैसे देने, उसको देने, समझ रहे हो उस तरीके से। तो वो कोई लॉजिकली थोड़ी चल रहा है, वो तो वही हो गया जैसे पुराने जमाने में वो मुंशी नहीं बैठा होता था, जो पिक्चरों में आप देखते होगे, वो करता होगा इससे इतने। अब देखो, अच्छा उसने मान के चलो गोलगप्पे वाला है, उसने सामान खरीदा होगा, उधार पे खरीदा होगा, फिर उसका भी उसको लिखना पड़ेगा इसके इतने पैसे देने हैं। अब मान के चलो उसने किसी के 10,000 देने हैं जिससे उसने सामान खरीदा, अब वो 10,000 में से 8,000 दे रहा है, तो वो क्या करेगा, काट के उसको 8 की जगह 2 कर देगा। आपने देखा होगा ना, कई किताब वाले, कई जो मतलब शॉप कीपर है क्या करते हैं, जैसे आप उनसे उधार चलो, एक कॉपी में लिख देते हैं भाई इनके 10,000 आने हैं, फिर आप उनको 2,000 तो वो काट के 8 कर देते हैं। तो ये क्या है, ये सिंगल एंट्री है, ठीक है। डबल एंट्री में काटा पीटा थोड़ी चलता है, डबल एंट्री में तो जर्नल एंट्री होती है कि हाँ भाई 2,000 आ गए इतना, अब वो कितने से डेटर रह गया, 8,000 से रह गया, वो पूरा आपको टैली सॉफ्टवेयर सब दिखा देता है। तो आप समझ रहे हो, जो एक उसको कहें, एक जो क्या कहें, एक मतलब एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक अच्छे मैनर में जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री होती है, जो जो सरकार भी जिसको अहमियत देती है कि हाँ भाई ये रिलायबल है, जैसे भी हमने पढ़ा ना रिलायबल है, तो वो डबल एंट्री होती है। लेकिन अब सिंगल एंट्री भी तो कुछ लोग फॉलो करेंगे, हर कोई डबल एंट्री थोड़ी फॉलो कर सकता है। तो कई लोग सिंगल एंट्री, अब मैं जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी वाइफ का बुटीक था कुछ टाइम पहले, हम वाइफ का बुटीक था मेरे, तो वहाँ पे हम कौन सा फॉलो करते थे, सिंगल एंट्री फॉलो करते थे। हमने एक डायरी रखी हुई थी, हम उसमें लिखते थे आज इतने पैसे आए, इतने गए, और इसके इतना उस सामान उधार पे बेचा है, इससे इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने देने हैं। तो हम कौन सा फॉलो करते थे, सिंगल एंट्री करते थे, हम नहीं करते थे डबल एंट्री। हम इतने मुसीबत में, मतलब डबल एंट्री ऑब्वियसली मुश्किल है ना, सिंगल एंट्री सीधा सीधा। डबल एंट्री कब करनी चाहिए, जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या कहें, बहुत वाइड हो, डबल एंट्री आपका तब फॉलो करनी चाहिए, या बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हो आपकी डेली की, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना सिंगल एंट्री में उसको मतलब जो है उसको रखना, सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको फॉलो करना। फिर आपको क्या है, आप मान के चलो एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन करते हो, 50 ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें से आधी आपने कैश में करी, आधी उधार में करी, तो क्या उसमें कॉपी पेन लेके बैठोगे जी इससे इतने पैसे देने हैं, लेने हैं, इतने आ गए, इतने चले गए, वो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। उसमें फिर आप क्या करते हो, एक बंदा हायर करते हो, उसको कहते हो आप हमारी अकाउंटिंग करो, चाहे 100 ट्रांजेक्शन है, 1000 है, अब आपको करनी है ये। तो आप समझ गए ना, जब बहुत बड़ा बिजनेस वाइड होता है, जब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस में, तो आपको जो है डबल एंट्री फॉलो करना चाहिए। और जब आपका बिजनेस छोटा है कि आपको लगता है आप खुद संभाल सकते हो कि इतने पैसे आए, इतने गए, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपको सिंगल एंट्री फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में डिफरेंस है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो पूरी बुक में इसको डबल एंट्री सिस्टम से ही पढ़ोगे, लेकिन आप अपने बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर देखोगे तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम ही है। तो आपको उसमें ये भी सिखाया हो कि अगर सिंगल एंट्री से आप बिजनेस कर रहे हो, सिंगल एंट्री मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों आने चाहिए ना, कि सिंगल एंट्री कैसे फॉलो करना है और डबल एंट्री। बट आप जब अकाउंटिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अकाउंटिंग की, तो ऑब्वियसली आपको डबल एंट्री ही सिखाया जाएगा। तो ये पूरी बुक जो है वो किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। लेकिन आपको एक चैप्टर दे भी दिया, सेकंड लास्ट या लास्ट चैप्टर है, जिसमें आपको ये भी सिखा दिया कि भाई अगर सिंगल एंट्री भी तो आनी चाहिए ना, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो उस चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि कोई बिजनेस अगर सिंगल एंट्री को फॉलो कर रहा है तो वो किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करता है। हालांकि वो लॉजिकल अकाउंटिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी एक जो बंदा है उसको फॉलो करना चाहता है, तो वो भी आपको आना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब आपको जो है ना इस चैप्टर में डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मैंने मतलब इसमें से पढ़ के नहीं बता रहा, मैंने बस आपको बता दिया सिंपल सा। आप इसको खुद भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो एक तो लिखा हुआ है, दो दिए हुए हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम बताया हुआ है, उसके फीचर एडवांटेजेस बताए हुए हैं, फिर नीचे सिंगल एंट्री का बताया हुआ है। और सिंगल एंट्री के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो एक तरीके से इनको क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड माना जाता है ना, क्योंकि आप इसको कंप्लीटली फॉलो थोड़ी कर रहे हो डबल एंट्री को, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को। तो बस आपको जो है डबल एंट्री सिस्टम के जो है एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक आपको बता दिया क्योंकि ये साइंस है अकाउंट्स जो है, तो एक साइंटिफिक फॉलो होता है, डेबिट क्रेडिट ये वो। फिर कह रहे हैं कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है, वो इनकम्प्लीट है सिंगल एंट्री, ये कंप्लीट है। फिर कह रहे हैं इसमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी मतलब मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक होता है डबल एंट्री सिस्टम। फिर कह रहे हैं डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने में ये ज्यादा क्या कहें, ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब जो एसेट्स लायबिलिटी वगैरह है,
उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छे तरीके से बताता है, क्योंकि आप इसमें डेप्रिसिएशन भी लगाते हो, पता है ना आपको, डबल एंट्री में आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा ही हुआ है। लेकिन सिंगल एंट्री में तो आपको पता है कि क्या, मतलब खुद ही आपको समझ जाओ कि एक जो छोटा दुकानदार है क्या वो ये सब डेप्रिसिएशन और ये सब फॉलो करता होगा। बड़ी बेसिक सी बात है ये तो। फुल डिटेल्स फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल कह रहा है कि जब आपको अपने बिजनेस की ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है ना जब डबल एंट्री से, तो आप अपने उसको कंट्रोल भी अच्छा कर सकते हो अपने बिजनेस को, कि हाँ भाई यहाँ कमी हो रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल। देख रहे हो ज़्यादातर चीज़ें बार बार वही आपको जो है बार बार वही चीज़ें आ रही हैं पढ़ने में। कंपैरेटिव स्टडी, अभी हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वो पढ़ा था, वहाँ पे भी लिखा था कंपैरेटिव स्टडी। जब हमने अकाउंटिंग की वो पढ़ी थी बेनिफिट्स, वहाँ एडवांटेजेस, वहाँ भी कंपैरेटिव स्टडी। तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, वो सभी में चल जाएंगे आपके, किसी की भी एडवांटेज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हो। फिर लिखा है हेल्थ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में। फिर लिखा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन, कह रहा है फ्रॉड वगैरह या मिसअप्रोप्रिएशन होगी तो उसको हम पकड़ सकते हैं जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी डबल एंट्री सिस्टम में, तो हमारे पास जो है उसको फ्रॉड वगैरह को पकड़ने का ज्यादा आसानी रहेगी। सिंगल एंट्री में कैसे फ्रॉड पकड़ोगे, आपने लिखा उस बंदे से 10,000 लेने, फिर आपने काट के लिख दिया 8,000, कोई पता चले आपकी कॉपी में कोई उसको 8,000 को काट के 5,000 लिख दे, आप कैसे मानोगे कि ये 8 को काट के 5 आपने करा या नहीं करा। लेकिन डबल एंट्री में तो प्रॉपर जर्नल एंट्री होती है ना, मतलब उसमें वही कह रहा हूँ फ्रॉड से उसमें आप बच सकते हो, लेकिन सिंगल एंट्री में तो फ्रॉड होने के भी चांस ज़्यादा है। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपकी थी। तो आज इतना ही करते हैं, इसमें किसी को थ्योरी में जो आज पढ़ी है उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं।